हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। किस तरीके का है नोटिफिकेशन, क्या रखी गई है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों पे आपसे बात होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन मैं आज यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। सबसे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पे विजिबल होगा तो मेंशन किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका सिविल सर्विस नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ये सिविल सर्विसेज का नहीं है। मैं यहाँ पे जो आज बात करने वाला हूँ वो सिविल सर्विसेज का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जिसमें आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरईएस, इन सारी चीजों का कोई भी यहाँ पे बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ध्यान से देखिएगा, मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि आपको याद रखना है। कब से स्टार्ट होगा, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट करने की अगर हम बात करें तो 25 फरवरी से। आपको याद रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, 25 फरवरी से। कब तक चलेगा, 17 मार्च तक। याद रखना है आपको, 17 मार्च तक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, विजिबल है सारी चीजें। तो 25 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिक्रूटमेंट में और क्या क्या चीजें रखी गई है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेंशन किया गया है पहला पोस्ट है ईपीएफओ का। पहला जो पोस्ट है आपका वो है आपका ईपीएफओ का। ईपीएफओ का मतलब होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, जिसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर दैट इज ईओ और आपका एओ का पोस्ट आता है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और इस साल की अगर हम बात करें तो 2023 के नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि टोटल 418 पोस्ट, ध्यान रखिएगा, टोटल 418 पोस्ट किसके हैं, ईपीएफओ के, ईपीएफओ के। ठीक है, ईपीएफओ के टोटल 418 पोस्ट हैं। और दूसरा जो पोस्ट है उसका है आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अब यहाँ पे पोस्ट अगर हम बात करें पोस्ट 2 असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है यहाँ पे 159। तो सबसे पहले हम समराइज करेंगे एनफोर्समेंट ऑफिसर को। तो एनफोर्समेंट ऑफिसर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया 14, जिसमें एससी के लिए 47 रिजर्व है, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 78, ईडब्ल्यूएस 51, जनरल के लिए 204 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 25। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यहां पे एससी के लिए 25, एसटी के लिए 12, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस 16 और जनरल के लिए 68 पोस्ट रखा गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पे स्केल के बारे में, तो याद रखिएगा ईओ के लिए अगर हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर का, तो इसका पे स्केल का जो लेवल होगा, पे लेवल जो होगा, यहाँ पे ये पे लेवल होगा लेवल 8 का। ठीक है, और यहाँ पे जो पे स्केल होगा वो होगा आपका लेवल 7 का। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहां से अगर आप देखिएगा तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। ध्यान से देखेंगे कि पे मैट्रिक्स जो है 7 सीपीसी पे यहाँ पे पे स्केल लेवल 8 का लगने वाला है। किसके लिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर दैट इज ईओ और एओ के लिए। वहीं अगर एएफपीसी में जाएंगे अगर हम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, तो 7 सीपीसी तो लगेगा, बट यहाँ पे लेवल जो है वो 10 हो जाएगा। सॉरी, याद रखिएगा आपकी लेवल 10 का पे स्केल लगेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर रहेगा। पोस्ट के बारे में अगर हम देखें तो अभी मैंने आपको सारी चीजों के बारे में बताया है। इसका पे स्केल क्या रहने वाला है, लेवल 8 का सीपीसी 7। ठीक है, इसका क्या रहेगा, लेवल 10 का सीपीसी यहां पे आपका 7 रहेगा। ठीक है, ये पे स्केल आपका रहेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है जनरल इंफॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो एग्जाम का ज्यूरिसडिक्शन नेशनल रहेगा, जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी रहेगा आपका, कहीं पर भी आपको प्लेसमेंट दी जा सकती है आपका, कहीं पर भी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रहेगा, ध्यान रखिएगा आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम यहां पे देखें तो 418 प्लस 159, 418 प्लस 159 टोटल। अगर पोस्ट को अगर आप यहां पर देखिएगा तो 418 और 159 टोटल। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा, तो याद रखिएगा पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहेगा। एप्लीकेशन फी
जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए ओनली 25 रुपीज, याद रखना है आपको, ओनली 25 रुपीज। सिलेक्शन बेसिस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन आप ये इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहां ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है कंडक्टिंग बॉडी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप देखिएगा तो यहां पे मेंशन किया गया है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी टू बी डीम्ड एक्सेप्टेबल फॉर द पोस्ट, यानी कि एनी ग्रेजुएट यहां पर इलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, एनी ग्रेजुएट जो है यहां पे इलिजिबल है, बट कंडीशन इसके साथ साथ क्या लिखा गया है कि प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, हम प्रेफरेंस किसको देंगे इसके बारे में आपसे बात किया जा रहा था। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पे लॉ कैंडिडेट जो बैचलर डिग्री है लॉ में, इंटीग्रेटेड 5 ईयर का डिग्री है लॉ में, यानी एलएलबी, इसके अलावा एलएलएम, ठीक है, ये पोस्ट, ये आपके पास डिग्री है तो आपको यहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो दूसरी चीज जो मेंशन की गई है यहीं पे प्रेफरेंस में मेंशन किया गया है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में अगर आपका है, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट में अगर आपका मैनेजमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एमबीए, इन सबको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्वालिफिकेशन की बात। नेक्स्ट आता है एज लिमिट। तो एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज क्राइटेरिया का यहां पर कोई भी बात नहीं हुई है, बट आपको 18 प्लस कंसीडर करना है, ठीक है। पहली चीज मिनिमम एज क्राइटेरिया के बारे में कहीं पर भी नोटिफिकेशन में बात नहीं की गई है, लेकिन कंडीशन क्या रखा गया है कि अगर आप ईपीएफओ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर के लिए अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन का ईओ के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए अपर एज लिमिट जनरल के लिए 30 इयर्स रखा गया है, और वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए अप्लाई करते हैं तो 35 इयर्स रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जनरल का है, ध्यान रखेंगे आप, ये आपका जनरल के लिए है। किसके लिए है? जनरल के लिए। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला ओबीसी कैंडिडेट को अप टू 3 इयर्स, यानी कि अगर आप ईपीएफओ, एओ या ईओ के लिए भर रहे हैं तो आपको 33 साल तक की एज दी जाएगी, लेकिन वही अगर एपीएफसी में 38 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, दैट इज ईओ और एओ के लिए यहां पे आपका हो जाएगा 35 इयर्स, और 35 इयर्स के अलावा 40 इयर्स एपीएफसी के लिए। तो यहां पे रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें रहेंगी। वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर, 13 और 15 रिस्पेक्टिवली रखा गया। क्लियर? यहां होगी हमारे एज लिमिट की बात। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 2 कंडीशन होगी, पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, दूसरा होगा इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट की बात करें तो रिक्रूटमेंट टेस्ट पेन और पेपर बेस्ड ऑफलाइन मोड में, ये पेपर जो होगा ऑफलाइन मोड में होगा, याद रखिएगा ऑफलाइन मोड में होगा। और ऑफलाइन मोड में होगा तो किस तरीके का रहेगा? टोटल मार्क्स जो रहेंगे आपके यहाँ पे 300 मार्क्स के टेस्ट लिए जाएंगे, 300 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा, जिसका वेटेज 75% कंसीडरेबल होगा, और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ 25% होगा। और इस 100% में अगर हम बात करें, इस 100% के मार्क्स में अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो 25% का क्राइटेरिया है, इस 25% में जनरल कैंडिडेट को 50 मार्क्स जो है एश्योर्ड करना होगा। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 45, एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो होंगे, एससी एसटी होंगे, इन सभी को 40%, यानी कि 100 में से 50 नंबर जनरल के लिए क्वालिफाइंग, ओबीसी के लिए 45, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए यहां पर 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर मेंशन किया गया है द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन, यानी 300 नंबर का जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। दूसरा चीज मीडियम जो होगा हिंदी और इंग्लिश होगा। तीसरी बात, पेनल्टी यहां पे रॉन्ग आंसर के लिए है, 1/3 नेगेटिव का प्रोविजन रखा गया है। आंसर अगर आप कोई मार्क नहीं करते हैं तो कोई भी पेनल्टी की बात नहीं हुई है, ठीक है। इंटरव्यू स्टेज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, बट जनरल को वहां पे 50% यानी कि 50 मार्क्स लाना जरूरी है, ओबीसी को 45 मार्क्स, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 40 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब आप देखेंगे तो नेशनलिटी की बात आती है। नेशनलिटी में बेसिक इंडियन सिटीजन, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, तिब्बतियन रेफ्यूजी जो इंडिया 1962 से पहले आ गए हैं, सेटलमेंट परमानेंटली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे युगांडा, केन्या, बर्मा, यहां से माइग्रेटेड लोगों के बारे में बताया गया है। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें थे, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि एक्सपीरियंस के बारे में, क्या एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी ऐसा रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी
एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं किया गया है, बट हां अगर आपका एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप वहां पे प्रेफरेबल कैंडिडेट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जैसे आईएएस आईपीएस के लिए अगर आप देखेंगे तो वहां पे जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी 9, और अगर हम देखते हैं इनके लिए क्या बोलते हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो वहां पे अनलिमिटेड टिल द एज ऑफ 45। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो जब तक आपका एज है तब तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई मैटर नहीं करता है, यहां पे आपका एज मैटर करता है। 35 फॉर एपीएफसी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और 30 फॉर द ईपीएफ। ठीक है, ईपीएफओ के लिए ये चीज आप याद रखिएगा, यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस का। ठीक है, जो भी चीजें हैं मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके बताई हैं। सिलेबस के बारे में अगर आप देखिएगा तो सिलेबस में आपका रहेगा जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग, जंबलिंग सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, साइनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, आइटम एंड फ्रेजेस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक सब्जेक्ट उसमें आपका आ जाएगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सिलेबस में अगर आप देखिएगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है, तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैं यहाँ पे आपको बुक भी बता दूं कि अगर आप 12th का एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो 12th का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्रा को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप देखेंगे तो कन्फ्रंटेशन ऑफ ब्रिटिश रूल दैट इज 1857 का रिवॉल्ट, अपराइजिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अदर एसोसिएशन, नेशनल मूवमेंट, पैक्ट्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, गांधीयन थॉट एंड टेक्निक, सिविल डिसोबीडियंस, क्वाइट इंडिया, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, इंडियन नेशनल आर्मी, ब्रिटिश एक्सटेंशन पॉलिसी, वॉर्स में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटिक वॉर, मराठा वॉर, रेगुलेटिंग एक्ट, इन्वेजन ऑफ बंगाल, डिवीजन ऑफ बंगाल, ये सारी चीजें आपको यहां पर कंप्लीट करके रखना है। दूसरा आपका है करेंट इवेंट और डेवलपमेंट इशू। करेंट इवेंट में स्कीम्स एंड पॉलिसी रिलेटेड टू डेवलपमेंटल इशू आर इंपॉर्टेंट, कवर ऑल द रिलेटेड योजना बाय द गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, सोशल एनहांसमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को लेकर के, इंडियन रूरल सोशियोलॉजी को लेकर के, या फिर अगर आप देखेंगे इंडियन रूरल सोसाइटी को लेकर के जिस तरीके से डेवलपमेंट के प्लान्स चलाए जा रहे हैं उन सभी चीजों को आपको फोकस में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी का। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर एंड अमेंडमेंट, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, पंचायती राज, पार्लियामेंट, वेलफेयर स्कीम, सिटीजन चार्टर, राइट इशू। ठीक है, राइट इशूज का मतलब फंडामेंटल राइट्स वगैरह, फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह आपको पढ़ना है। वही सेम कंडीशन आपको अगर आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिजिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंपैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, रिसिप्ट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंडिचर, बजट एंड टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है। पांचवा जो टॉपिक है वो है आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे बेसिक आपको एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग साइकिल कैसा होता है, स्पेशल जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी लीजर क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आपसे बात कर रहा है, यानी बेसिक नॉलेज आपको हर तरीके का होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक आता है वो आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का। तो ओवरव्यू ऑफ लेबर लॉ, किस तरीके का लेबर लॉ इंडिया में इंप्लीमेंटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या है, बिल क्या है, लेबर रिफॉर्म किस तरीके से हो रहे हैं इंडिया में, इन सारी चीजों में, और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंडीशन है, वहां कौन कौन से एक्ट आ रहे हैं, इन सभी चीजों को आपको फोकस में रखना होगा। नेक्स्ट है जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये आपका साइंस का पार्ट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा कम्युनिकेशन, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, नंबर सिस्टम, रेशियो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, सैलोगिज्म, पजल्स, ये सारे रीजनिंग के पार्ट हो जाते हैं, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सोशल सिक्योरिटी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का क्या कंडीशन है इंडिया में। दूसरी चीज सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने लॉ हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972,
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। ये सारे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम का जो कुछ एक्ट है और जिसको हमने डायरेक्ट अडॉप्ट किया है और कुछ हमने अपने बनाए हैं, उन सभी चीजों को आपको फोकस में रखना होगा। तो आज के इस यूपीएससी के ईपीएफओ और एपीएफसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में हमने तीन चीज देखा है। जो मेन आपको जानना है, सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें से आपका डेट रखा गया है 25 फरवरी से 17 मार्च तक का, पहला चीज। दूसरी चीज, क्वालिफिकेशन यहां पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तीसरी चीज, अपर एज लिमिट ईपीएफओ की बात करूं तो उसके लिए 30 इयर्स, रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दोनों पोस्ट में दिए जाएंगे। एपीएफसी के लिए 35 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पर रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू है। रिटन टेस्ट का वेटेज 70%, 75%, दैट इज 300 मार्क्स, और 100 मार्क्स के इंटरव्यू में आपका 25% का वेटेज है, जिसमें से आपको जनरल कैंडिडेट को 50 मार्क्स स्कोर करना जरूरी है, ठीक है। 50 मार्क्स यहां स्कोर करना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप याद रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, किसी भी तरीके का कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मई 2023 में जो यूपीएससी का प्री होने वाला है उसका जैसे ही यहां पे एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बंद होगा, ईपीएफओ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आज आपका डेट जो है वो है 21 फरवरी। ध्यान रखिएगा, 3 दिन के बाद यानी कि 22, 23, 24, इस 3 दिन के बाद 25 तारीख को दोपहर के 12 बजे से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी ग्रेजुएट आप लोग हैं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या चाहते हैं कि एक बार पेपर हम लोगों को यहां पे निकालना है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, क्योंकि यूपीएससी प्री एग्जाम के बाद ही इसका एग्जाम होने वाला है, ये आप मान के चलिए। तो आपके पास 3 से 4 महीने बहुत अच्छे से टाइम बचते हैं, तो आप यहां पर अच्छे से प्रिपेयर करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा अगर आप देखिएगा काफी अच्छी खासी सैलरी रहती है। अगर जो मैंने पे लेवल बताया है उस पे लेवल के आधार पे अगर इनिशियल सैलरी देखेंगे तो आपको इनिशियल सैलरी 47,600 की होगी, और इसके अलावा पर्क्स वगैरह सब अलग से रहेंगे, ठीक है, जिसमें डीआरएस अलाउंसेस होगा, एचआरए होगा, इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी होगी, फोन बिल होगा, टेलीफोन अलाउंस होगा, सारी चीजें आपको दी जाती हैं। क्लियर रहेगा? तो गाइस ये था आपका यूपीएससी का ईपीएफओ या एपीएफसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। आज मैंने आपको यहां सारी चीजों के बारे में बताया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।